नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले इसके फीचर्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के फीचर्स देखिए। तो these spectra arise from transition between vibrational energy level associated with the same electronic state of the molecule। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल होगा, उसी के साथ में बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल जुड़े हुए होंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और ये वाइब्रेशनल स्टेट है। और ध्यान रखना, वाइब्रेशन जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। ये रोटेशनल लेवल होते हैं। तो पिछली बार जब हमने प्योर रोटेशन पढ़ा था, वो एक वाइब्रेशनल लेवल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल लेवल थे, उनमें ट्रांजिशन पढ़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है और उसके बीच में जो बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल हैं, उन वाइब्रेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है। कौन से रीजन में ऑब्जर्व किए जाते हैं? नियर इंफ्रारेड, है ना। नियर इंफ्रारेड होगा यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर से 10⁻² माइक्रोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। लाइक प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्टेन्ड ओनली फॉर मॉलिक्यूल हैविंग, इनके लिए भी कंडीशन क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, जैसे कि हीटेरोन्यूक्लियर के अंदर होता है। व्हेन द अनलाइक न्यूक्लियाई ऑफ सच अ मॉलिक्यूल वाइब्रेट, जब ऐसे HCl, जैसे HCl है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज होती है और डाइपोल मोमेंट भी पीरियोडिकली चेंज होता है। और चेंज होने से वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जो मान लीजिए न्यू ऑसिलेटर है, क्योंकि एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है मॉलिक्यूल। और हीटेरोन्यूक्लियर एटॉमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ में डाइपोल मोमेंट ऑसिलेशन, डाइपोल मोमेंट का ऑसिलेशन भी वहां पे होने लग जाता है। सच मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लीड्स टू इमिशन ऑफ रेडियंस। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को ध्यान से देखें तो अगर इस तरह का मॉलिक्यूल जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन करता है उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन वो इमिट करता है। तो अगर वो न्यू ऑसिलेशन से वाइब्रेशन कर रहा है तो न्यू ऑसिलेशन वाली रेडिएशन ही इमिट कर रहा है ना। कन्वर्सली द मॉलिक्यूल कैन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैन अब्सॉर्ब द रेडिएशन। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर डाल दी जाए तो वो इसी न्यू ऑसिलेशन वाली फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब भी करेगा। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, क्योंकि इनके पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो मैंडेटरी क्या हो गया? द प्रेजेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट इज अ मस्ट for interaction with the oscillating electric field of radiation. Such molecules however give Raman spectra। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो रमन स्पेक्ट्रा दे देते हैं, जो इस ये वाइब्रेशन नहीं देते हैं वो। इन प्रैक्टिस ये अब्जॉर्प्शन में ऑब्जर्व किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये स्पेक्ट्रा जो है वो अब्जॉर्प्शन में ऑब्जर्व किए जाते हैं। नाउ द स्पेक्ट्रम अ मॉलिक्यूल लाइक HCl का अगर स्पेक्ट्रम देखा जाए तो उसमें इस तरह से हमें एक फंडामेंटल बैंड मिलता है। ठीक है। HCl के लिए तो एक इंटेंस बैंड मिलता है जिसे हम फंडामेंटल बैंड बोलते हैं, और उसके पास में कुछ वीक बैंड भी मिलते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरटोन्स, है ना। वो अलग अलग वेव नंबर पे मिलते हैं, डबल ट्रिपल। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे कैसे आता है ये। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि HCl, हमारे पास HCl के भी दो आइसोटोप होते हैं, HCl35 और HCl37। अगर दो आइसोटोप का देखें तो जो हमारे पास हेवियर आइसोटोप होता है उसकी पीक नीचे आती है, और जो लोअर आइसोटोप होता है उसकी पीक हमारे पास ज्यादा आती है। रीजन सब बाद में क्लियर होंगे आइसोटोप इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट आता है अब ये फीचर आपने देख लिए, फीचर के बाद आता है द मोलिक्यूल एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया जाए तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर कोई दो मॉलिक्यूल है बीच में वाइब्रेशन कर रहे हैं तो ये ऑसिलेटर बन रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर मान लीजिए इनकी बॉन्ड लेंथ एक्स है, यानी एक्स का स्ट्रेचिंग आ रहा है, इनके अंदर एक्स स्ट्रेच हो रहा है, एक्स ही कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है? 1/2 x² के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आर माइनस आर ई पे फिलहाल ध्यान मत दीजिए। आर माइनस आर ई बेसिकली ये होती है कि इक्विलिब्रियम में उनकी डिस्टेंस आर ई है और स्ट्रेचिंग के बाद आर हो गई, तो आर में से आर ई को हटा दो तो जो रिमेनिंग रहेगी वो स्ट्रेचिंग रहेगी, उसे एक्स से रिप्रेजेंट किया है। आर ई इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। द श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप जानते हैं, ये लिखेंगे ई माइनस बी होता है। इस बार पोटेंशियल हमारे पास आ गया है। इस इक्वेशन में मान लीजिए अल्फा रखते हैं ये और बीटा रखते हैं ये, तो ये आप खुद कर लेना। अल्फा और बीटा को रखते हैं तो ऊपर वाली जो इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, या फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ ये रखना, बीटा की वैल्यू यहाँ ये रखना, तो वापस आपको यही इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी।
ठीक है। अब हम वेरिएबल और चेंज करते हैं, रूट, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो मान लीजिए रूट बीटा इंटू एक्स, इसको नया वेरिएबल मानते हैं जाई। तो यहाँ पर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो अगर जाई इज इक्वल्स टू आपके पास है रूट बीटा एक्स, तो सबसे पहले एक बार करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक बार हो जाएगा रूट बीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा एक्स की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इसको इस ये वाला एक्सप्रेशन लेके और यहाँ तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो जाई इज इक्वल्स टू रूट बीटा एक्स लिख लेते हैं, सॉरी, जाई इज इक्वल्स टू रूट बीटा एक्स। यहाँ से देखो अगर अपन करें डी जाई इज इक्वल्स टू रूट बीटा डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से डी जाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आ रही है रूट बीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन से वापस थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ से देखो इस जगह से, है ना, इस इक्वेशन से यहाँ लाना है एक बार, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी जाई बाय डी वाई और डी वाई बाय डी एक्स, किसके इक्वल आ रहा है, रूट ऑफ बीटा के इक्वल, सिंपली डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और वापस हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी, वापस हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी ना यहाँ पे, तो इतना हम कर सकते हैं, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स को तो यही रखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स को तो यही रखेंगे, और डी जाई बाय डी वाई को उधर भेज देंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जाई, ये हो जाएगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम पे इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ये देखिए दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दोनों साइड में हमने डिफरेंशिएशन किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स, ये आ गया इस फंक्शन का कर दिया, यहाँ पे इस फंक्शन का कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचा, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, रूट ऑफ बीटा रहने दीजिए, और यहाँ पर एक्स की जगह जाई लाना है, तो अपन क्या करेंगे, जाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो नीचे वाला जाई है वो यहाँ लेके आ जाएंगे, वेरिएबल चेंज करने का तरीका है कुल मिला के, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं ऐसे, डी बाई डी जाई हमारा ब्रैकेट में रहेगा डी वाई बाई डी जाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी जाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस डी जाई और डी एक्स को साथ में ले लिया, और ये जो डी जाई है ये यहाँ भेज दिया, कर सकते हैं इतना। अब हम डी जाई बाय डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू आई थी रूट ऑफ बीटा, तो यहाँ पर एक रूट बीटा है और एक रूट बीटा है, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, बीटा, बीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी जाई स्क्वायर, और ये बच रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन को हटा देते हैं, वाई से वाई कैंसिल आउट, तो ऑपरेटर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो बीटा डी टू अपॉन डी जाई स्क्वायर के बराबर है, और यही वहां पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज है वो हम हमारी इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर है डी टू साई अपॉन, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली रेड वाली डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम किस फॉर्म में, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर था, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, बीटा डी टू डी साई स्क्वायर, तो बीटा डी टू बाई डी साई स्क्वायर साई हो गया, फिर अल्फा की जगह अल्फा रख दिया, बीटा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर रख दिया, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, सॉरी जी जाई स्क्वायर अपॉन बीटा आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन से जाई स्क्वायर अपॉन बीटा और इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लेट्स ट्राई अ सॉल्यूशन, हम एक सॉल्यूशन ट्राई करते हैं, तो माना कि इसका सॉल्यूशन ये है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन 1 में वापस पुट करेंगे, तो वापस इसको अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ध्यान से समझिए, साई आपके पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, डी टू साई अपॉन, तो साई में देख लेती हूँ, सी यू जो साई का फंक्शन है, साई बोल रही हूँ मैं इसको, सॉरी ये जाई है, जाई, साई तो हमारे पास ये है और ये हमारे पास होता है जाई, ठीक है। तो करके दिखाऊं या नहीं दिखाऊं समझ में नहीं आ रहा,
चलो थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, वैसे ये इजी है। साई जो मिला है वो मिला है सी यू, जाई का फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस कितना मिला है, जाई स्क्वायर बाय 2, जाई स्क्वायर अपॉन 2। हमें चाहिए d2 साई अपॉन डी जाई स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले डी साई अपॉन डी जाई निकाल लेते हैं एक बार में। तो हमें, अरे यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, सी कांस्टेंट है, पहले यू का कर देते हैं तब एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कांस्टेंट रखेंगे। तो डी यू अपॉन डी जाई कर दिया, और उस टाइम पे ई के पावर वाले को कांस्टेंट रख दिया, प्लस सी यू एज इट इज रख दिया, और एक्सपोनेंशियल वाले का कर दिया। एक्सपोनेंशियल वाले का कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, फिर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2 का करना पड़ेगा, तो -2 जाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास मिला है। अब क्या करना पड़ेगा, d2 साई अपॉन डी जाई। अब फिर से ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, तो पहले ये हो जाएगा और इधर आ जाएगा d2 यू अपॉन डी जाई स्क्वायर। उस टाइम पे एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को कॉमन रख लेंगे, प्लस अब इस बार फर्स्ट टर्म में हो रही है अभी, तो फिर सी कर एज इट इज रहेंगे, और डी यू बाई डी जाई को ऐसे ही रखेंगे, और एक्सपोनेंशियल वाले का करेंगे ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे माइनस का 2 जाई अपॉन 2। ये तो फर्स्ट का हुआ है। अभी हमें सेकेंड टर्म का इसका डिफ्रेंसिएशन करना बाकी है। इसमें सी यू, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जाई का कर देते, इसका एक्सपोनेंशियल वाले का कर देते हैं, प्लस सी यू एक्सपोनेंशियल माइनस जाई स्क्वायर बाय 2, और जाई का तो 1 हो ही जाएगा, तो 1 2 3 4, इन चारों टर्म को रीअरेंज करो। रीअरेंज करने से आपको मिल जाएगी ये वाली इक्वेशन। कैसे, अभी तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है। आपको अल्फा बाय बीटा भी रखना है, और जाई को तो एज इट इज रखना, कोई चेंज नहीं करना है। इस साई की जगह वापस क्या रखना है, ये वाला रखना है। ये रख के रीअरेंज करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसको सोल्व करना, वो बता दिया, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। इफ वी रिप्लेस अल्फा बाय बीटा -1, यानी इसको तो -1 से रिप्लेस इसको सॉरी इसको रिप्लेस करते हैं 2 न्यू से, देन दिस इक्वेशन बिकम हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि स्पेशल फंक्शन में मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स में आपने पढ़ा है। तो उस कंडीशन में आपके पास हर्माइट इक्वेशन आ जाएगी, और वो हर इन एंड वे में पुट u को अपन h की तरह रखेंगे। तो जहां u है वहां h रखेंगे, जहां u है वहां h रखेंगे, और ये पूरा फंक्शन जो है इसकी जगह 2 म्यू हो जाएगा, यहाँ फिर u है h। अब ये आपके पास हर्माइट आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने ले ही रखा था, बस u की जगह h पुट करना है। ओके, साथ साथ में हमने अल्फा बीटा -1 को 2 न्यू माना था, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 न्यू प्लस 1 आ जाएगी। और अब अल्फा की और बीटा की वैल्यू जो शुरुआत में हमने देखी थी, वो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करो। पुट किया तो ये इक्वेशन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन लेके न्यू बाई 2, और यहाँ से ई की वैल्यू निकालोगे तो ई की वैल्यू ये आएगी, पूरी की पूरी आ जाएगी। हम जानते हैं 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू जो होता है एसएचएम में क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर होती है, न्यू ऑसिलेशन। और हमारे पास एनर्जी का ये वाला एक्सप्रेशन आ गया वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए। न्यू की वैल्यू 0 1 2 से जाती है, तो न्यू की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो आपके पास, जब न्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो भी एनर्जी 0 नहीं होगी, जबकि रोटेशनल एनर्जी में जब 0 रख रहे थे तो एनर्जी क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। यहाँ 0 रखने से कितनी एनर्जी आ रही है, 1/2 h न्यू ऑसिलेटर आ रही है। दिस इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी, तो आपको ये एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, न्यू की वैल्यू आपको 0 रखनी है, और एनर्जी बतानी है 1/2 h न्यू, और ये लिख देना है कि when the vibrational quantum number becomes 0 the energy doesn't become 0, and this is called 0 point energy। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो एनर्जी है उसको वेव नंबर में लाना है, तो एच सी से डिफाइन करेंगे। पिछली बार एफ और जे फंक्शन लिया था हमने रोटेशन के लिए, इस बार जी लेंगे, न्यू का फंक्शन होगा, और एच सी से डिवाइड करेंगे, तो इस इक्वेशन को एच सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये न्यू ऑसिलेटर है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, और अंदर ये जो वी है ये है क्वांटम नंबर, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर यूनिट, इट इज नोन एट वाइब्रेशनल कांस्टेंट। इस बार न्यू ऑसिलेशन अपॉन सी जो है वो वाइब्रेशनल कांस्टेंट होता है, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा आ जाएगा, और ये v/2 है। ये आपको v जैसा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये v है बिना ऑसिलेशन लगे हुए, इसको हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बोलेंगे, या फिर न्यू बोल दो। जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है उसको तो न्यू ऑसिलेशन बोलेंगे, और जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उसको क्या हम बोलेंगे, सिंपली न्यू बोलेंगे। तो न्यू की वैल्यू 0 1 2 रखते जाएंगे, तो इस इक्वेशन में न्यू की वैल्यू 0 1 2 रखते जाओ, एनर्जी आती जाएगी ये वाली, ठीक है।
हायर लेवल की एनर्जी आती जा रही है। और इस बार क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है और ऑसिलेशन होने के लिए हमें पता है कि इस तरह का पोटेंशियल वेल बनता है जिसमें पार्टिकल बार बार ऑसिलेशन मोशन करता रहता है। तो लेवल जो बनाए हैं हमने एक उस क्वांटम वेल के अंदर बनाए हैं। तो वी हैव अ सीरीज ऑफ, इस बार 1/2 ओमेगा का लेवल 3/2 ओमेगा। इस बार देखो पहले रोटेशनल लेवल में ये स्पेसिंग बढ़ता जा रहा था, इस बार बढ़ेगा नहीं, सेम ही आएगा। तो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी 1/2 की एक्स स्क्वायर, इसलिए पैराबोला के अंदर बनाना पड़ेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा 1/2 की एक्स स्क्वायर की जगह। और ये ओमेगा का ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, वेव नंबर ऑफ इमिटेड या फिर अब्जॉर्प्शन रेडिएशन लेंगे। तो मान लीजिए कोई अपर लेवल है, अपर लेवल है न्यू प्राइम और लोअर लेवल है न्यू डबल प्राइम, और उसमें ये आएगा। तो एनर्जी में चेंज क्या होगा, न्यू प्राइम में से न्यू डबल प्राइम को माइनस कर देते हैं, तो न्यू प्राइम की वैल्यू रख लेते हैं और न्यू डबल प्राइम की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है। और ये जो आप सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू कितना होगा, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर या तो 1 से बढ़ेगा या तो 1 से घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन इमिशन और अब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि हमारा हमने पहले ही बोल दिया कि न्यू ऊपर है और न्यू डबल प्राइम नीचे है और दोनों के बीच में 1 का ही डिफरेंस है, इसका मतलब न्यू प्राइम जो है वो न्यू डबल प्राइम 1 के बराबर है। तो न्यू प्राइम की ये जो वैल्यू है ये रखेंगे अपन यहाँ पे रख देंगे। तो न्यू प्राइम को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी, ये अब्जॉर्ब वेव नंबर हमारे पास कितना होगा। हाँ, एक फॉर एग्जांपल केस के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए न्यू डबल प्राइम 0 ले लेते हैं और न्यू प्राइम 1 रख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये था, इस न्यू प्राइम की जगह तो रख दो 1 और इसकी जगह रख दो 0। सॉल्व करो तो आंसर आ रहा है ओमेगा, 3/2 ओमेगा में से ओमेगा। तो सारे जो है सिंगल बैंड मिलेगा अपन को ओमेगा पे। ठीक है, ये हमारे पास था मॉलिक्यूल एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।